नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। और राष्ट्र धर्म के साथ आज मैं हूं आपके साथ जुबैर खान। और आज राष्ट्र धर्म में हम बात करेंगे अमेरिका, तालिबान, अफगानिस्तान और भारत की। हम सीधे तौर पर जानेंगे कि अफगानिस्तान में आज की तारीख में हालात कैसे हैं। क्या अफगानिस्तान में लौट रहे हैं तालिबान? कैसा होगा अफगानिस्तान का आने वाला कल? बुश, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन से भी क्या नहीं बनी बात? अफगानिस्तान को कहां छोड़कर जा रहा है अमेरिका? सितंबर में अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान को छोड़ देंगे। अशरफ गनी की सरकार के लिए क्या चुनौती बन गए हैं तालिबान? देश के बड़े हिस्से पर तालिबान ने किया नियंत्रण का दावा। भारत के साथ कैसे होंगे अफगानिस्तान के रिश्ते? क्या तालिबान की सरकार को दुनिया के देश मानेंगे, कबूल करेंगे? भारत अफगानिस्तान के साथ रहे हैं मैत्रीपूर्ण संबंध। भारत ने अफगानिस्तान में किया हुआ है बड़ा निवेश। 2020 में भारत ने 150 परियोजनाओं को किया था ऐलान। अफगानिस्तान के विकास में भारत ने यकीनन निभाई है भूमिका। इन तमाम मसलों पर आज हम राष्ट्र धर्म में जिक्र करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वक्त बदल रहा है, क्या अफगानिस्तान में तालिबानी वापस लौट रहे हैं? सिर्फ 2020 में ही भारत ने अफगानिस्तान में 150 नई परियोजनाओं की घोषणा की थी। इससे पहले 2015 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की संसद की नई इमारत का उद्घाटन भी किया था। यह भवन भी भारत के सहयोग से बनाया गया है। अगले ही साल अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट वाली बिजली और सिंचाई की परियोजना का उद्घाटन मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साझा रूप से किया था। कई परियोजनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें भारत ने शुरू किया और संचालित भी कर रहा है। भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी अफगानिस्तान में कई महत्वपूर्ण सड़कों को बनाने का काम किया है। अफगानिस्तान की फौज, पुलिस और लोक सेवा से जुड़े अधिकारियों को भारत में ट्रेनिंग भी मिलती है। भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि न सिर्फ मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण की परियोजनाएं, बल्कि भारत अफगानिस्तान में शैक्षणिक संस्थाएं, तेल और गैस की इकाइयां, इस्पात उद्योग, विद्युत आपूर्ति के ढांचे को डेवलप करने जैसे कामों में भी सबसे अहम भूमिका निभाता रहा है। ये बात भी सच है कि न सिर्फ शरणार्थियों को पनाह देना, पूरे क्षेत्र में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सबसे ज्यादा आर्थिक और दूसरी तरह की सहायता भी प्रदान की है और भागीदारी निभाई है। लेकिन बदले हुए हालात के मद्देनजर भारत में भी इसको लेकर मंथन चल रहा है कि सितंबर महीने में जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से चली जाएंगी, वैसी सूरत में भारत का रुख क्या रहना चाहिए। सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि यह बात सही है कि भारत ने तालिबान के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखने चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान की परिस्थितियां ऐसी बनने लगी हैं कि साल 2018 में जब अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर रूस ने मॉस्को में वार्ता आयोजित की, तो उसमें भारत ने भी अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था। ऐसा पहली बार हुआ था। पिछले साल दिसंबर में जब अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर दोहा शांति वार्ता हुई, तो उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। इसी वार्ता के दौरान भारत ने अपना रुख साफ तौर पर रखते हुए कहा था कि कोई भी शांति प्रक्रिया अपनाई जाए, मगर उसके केंद्र में अफगानिस्तान के आम लोग ही होने चाहिए। भारत का साफ तौर पर कहना था कि यह प्रक्रिया अफगान लेड, अफगान कंट्रोल वाले फॉर्मूले पर ही होनी चाहिए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सुझाए गए शांति प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में भारत, रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली बहुपक्षीय वार्ता भी होनी चाहिए। इस प्रस्ताव का भारत ने सपोर्ट किया। जाहिर है कि भारत अब पहले की अपनी नीति से लचीलापन दिखा रहा है। राजनयिक हलकों में अफगानिस्तान को लेकर भी चर्चा जारी है। कई राजनयिकों का मानना है कि जब चीन, यूरोपीय संघ और रूस तालिबान को लेकर चर्चा कर सकते हैं, तो भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर भारत तालिबान के साथ एंगेज नहीं करता है तो पाकिस्तान इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ गहरे संबंध स्थापित किए हैं। उनका मानना है कि अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से हट जाने की सूरत में हालात बेशक चिंताजनक हो जाएंगे। और अफगानिस्तान में क्या तालिबान लौट पाएंगे, इसी मसले को, इसी पेचीदगी को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान
जुड़ चुके हैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, जाने माने देश के डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर, दोनों खास मेहमानों का एएनबी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सर, पिछली बार भी हमने इसी मसले को लेकर बातचीत की थी, दोबारा मैं इसी बात को सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से तालिबानी दोबारा अफगानिस्तान में लौटते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के लिए आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक और सामरिक रिश्तों में कैसे तब्दीली आएगी, क्या सुधार आएगा, क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? सर, ऐसा है, ये सामने नजर आ रहा है कि 3 या 4 साल पहले से ये आ रहा था, करेगा क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, इस पे जो किताबें लिखी गई हैं कि जब अमेरिका जाएगा वैक्यूम क्रिएट होगा और जो तालिबान 2 फैक्शन में डिवाइडेड है, इन्फ्लुएंस आएगा आईएसआईएस का और उसके ऊपर तालिबान अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस को रहने नहीं देगा, अफगान गवर्नमेंट को ऊपर कंट्रोल मांगेगा और वो करने लगा है। नजर बिल्कुल आ रहा है, अफगान की फौजें भाग के तजाकिस्तान में चली गई हैं। 1500 फौजी आज गए हैं, निकले हैं, कई पकड़े गए हैं। मतलब ये है कि इस समय पर अफगानिस्तान की हालत बहुत नाजुक है। अफगान फोर्सेस तालिबान का आगे टिक नहीं पा रहे। पर एक बात है, तालिबान ने एक जिसको कहते हैं फूलों का गुलदस्ता भारत को भेजा है और कहा है, मतलब लिटरली फिगरेटिवली, कि हम भारत के साथ में समझौता चाहते हैं, कोई हम टेंशन नहीं लेना चाहते। उन्होंने कश्मीर के मामले में हम उलझना नहीं चाहते, यहां तक कि इन्होंने ये बोल दिया है। तो क्वेश्चन ये है, इस समय तालिबान जो है सीरियस हो गया है अपनी आधिपत्य जमाने के लिए अफगानिस्तान में। अब पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, ये देखने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुल्ला एलिमेंट है उसको तालिबान लाइक नहीं करता, ये भी मैं बता दूं आपको। और इस समय पाकिस्तान की जो फौज है वो चाहती है कि वो उसका हुकूमत कायम रहे और वो ये जिहादी तरीकों से कश्मीर में फैलाना चाहता है। पर अगर तालिबान की मदद ना हुई तो इसमें उनको बहुत मुश्किल पड़ेगी। हालांकि हमारी सोच ये थी पहले कि तालिबान वहां से निकल गए तो कई उनके तालिबान के डिसग्रंटेड लोग हैं, वो टेररिस्ट एलिमेंट को ज्वाइन करके कश्मीर में घुसने की कोशिश करेंगे और 1-2 पकड़े भी गए। पर अब मेरे को लगता है ये चीज पे काफी सोच विचार है और हमें देखना पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस समय तालिबान की बात दूसरी है और रशिया आंख लगाए बैठा है कि क्या होता है। तजाकिस्तान में रशिया की काफी बोलबाला है, उसके कई पुराने अफसरान वहां पे मौजूद हैं और वो बड़ी गूढ़ से इस स्थिति को देख रहा है, अफगानिस्तान में बदलती हुई स्थिति को। अमेरिका बिल्कुल निकल गया है और निकलते निकलते अमेरिकन को ये फील होने लगा है कि उन्होंने आफ्टर मी द डिल्यूज, मतलब मेरे बाद बाढ़ आने वाली है, अमेरिका को पता चल गया है। पर इस समय जो बाइडेन के हाथ में और कुछ नहीं है, वो नहीं चाहता कि अमेरिकन को और वो निराश करे। वो अपने लड़कों को, अपने लोगों को निकाल रहा है अफगानिस्तान से। अब पाकिस्तान जो है ये देखने की कोशिश कर रहा है वो किस तरीके से तालिबान एलिमेंट को अपनी तरफ करे और तालिबान एलिमेंट उसके कंट्रोल में नहीं आएगा। तो वहां संघर्ष जरूर चलेगा। हमको देखना है भारत को कि हम अपनी भूमिका कैसे अदा करते हैं। तालिबान के साथ क्या समझौता करें, क्या हम अपनी छवि ये दिखाना चाहते हैं कि हम तालिबान के साथ उठ बैठ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या हमको अपनी छवि ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, क्या हमारे लोगों को यह मंजूर होगा। इस समय भारत के ऊपर भी एक बहुत असमंजस की स्थिति आई हुई है कि वो इस समय क्या करे। पर तालिबान जो है बहुत सीरियस है और इस समय तालिबान वो नहीं रह गया है कि मार काट में ही विश्वास रखेगा। वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, शरीयत लॉ लाएगा, 2 औरतों पे जो वुमेन पे कंट्रोल कर रहा है वो करेगा, वो उसके तरीके कायम रहेंगे, वो डेमोक्रेसी नहीं आने देगा, ये भी बात पक्की है। तो इस समय हमारी फौज जो है। जी बख्शी साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा जरूर। मैं इस वक्त विपिन शर्मा जी से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह से रशिया का जिक्र किया सर आपने, बख्शी साहब ने रशिया का जिक्र किया। सर, अगर हम इतिहास में जाना चाहें और पीछे अगर थोड़ा मुड़ना चाहें और देखना चाहें तो हम पाएंगे कि 1979 से 1989 के बीच में अफगान और रशिया के बीच में एक लंबी लड़ाई हुई 10 साल की, यानी कि सोवियत संघ के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में 10 साल की लंबी लड़ाई हुई, जंग हुई। और उसके बाद में देखा यह गया कि तालिबानियों का इजाद हुआ
और तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर राज किया, उसको एक्सेप्ट भी किया गया। और आगे चलकर जब हम देखते हैं 9/11 का हमला होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसके बाद में अमेरिका जो है हमला करता है अफगानिस्तान पर और 20 साल की लंबी जंग चलती है। 4 राष्ट्रपतियों को देखती है अफगानिस्तान की जनता भी, तालिबान भी, जिसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी शामिल है, जिसमें बराक ओबामा का 10 साल का लंबा चौड़ा कार्यकाल भी शामिल है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के 5 साल भी शामिल किए जा सकते हैं, और अब जो बाइडेन का कार्यकाल है। विपिन शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतों को जिस तरह से एक तरह से हराया जा रहा है या उनको धराशायी किया जा रहा है अफगानिस्तान जैसे बड़े मुल्क में जो हमारा पड़ोसी भी है, लेकिन पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमें किस तरह से अलर्ट होने की जरूरत है और किस तरह से दो महाशक्तियों को जिस तरह से एक तरह से अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ रहा है, हमें किस तरह से सचेत रहने की जरूरत है? जुबेर जी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी कूटनीति का मुद्दा है और हम लोगों को, हमने चीन के साथ भी देखा कि हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं उस बात का कि यहाँ पर हिंदुस्तान को अपनी कूटनीति में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा कि अगर हमने चीन से निपटना है, उसको डट के जवाब देना है जो हमारी सेना दे रही है, और वो हमने जिनजियांग, तिब्बत, ताइवान और हांगकांग का खुल के समर्थन करना पड़ेगा। इतने वर्षों से हम लोगों ने अपनी जो विदेशी नीति थी, हम लोग खुल के समर्थन नहीं करते थे, और यहाँ पर अब तो वो वक्त आ गया है कि अगर हमने अपने दुश्मनों को एक संदेश देना है, उनकी भाषा में जवाब देना है, तो ये वक्त है कि जब हम राजधानी में, दिल्ली में, वहां पर इन जिन मुल्कों का नाम लिया है मैंने, उनका दूतावास खोला जाए। और अब क्योंकि हम तालिबान की बात कर रहे हैं कि अब ऐसा एक अंदेशा जताया जा रहा है कि अब जैसे ही अमेरिका के सारे ट्रूप्स विड्रॉ कर जाएंगे और जो ये 20 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे, आप अगर 2001 का जो हमला था जो अमेरिका पे हुआ, तो उसके 20 साल जब पूरे हो जाते हैं तो वहां पर ये निश्चित बात है, ये आशंका नहीं है, यहाँ पर ये होगा, इसकी संभावना है, बहुत प्रबल संभावना है कि यहाँ पर तालिबान अपना पूरा बोलबाला जमा लेगा। और यही इस खतरे से बचने के लिए पहले आप देखें कि कैसे एक आपने रूस का जिक्र करा कि रूस और अफगानिस्तान की जंग चलती रही, उसके बाद अमेरिका बीच में आया, और अब अमेरिका जब, और यहाँ पर तो देखिए इसको आप निकाल नहीं सकते इस बात को कि जितने ये आप बुश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ट्रंप की बात करें और जो बाइडेन की बात करें, और यहाँ पर ये लोग भी समझते हैं कि एक जैसे हम एडी और बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, उसी तरह से आने वाले वर्षों में हम लोग जिक्र करेंगे बिफोर कोरोना पैंडेमिक एंड आफ्टर कोरोना पैंडेमिक। तो हमने महामारी, सदी की महामारी में जी के देखा, चुनौतियों का भरमार है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के पास चुनौतियों का भरमार नहीं है, ये अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है, और यहाँ पर अमेरिका भी समझता है अंदरूनी उनके काफी चुनौतियां हैं, और साथ में जो बाकी उनको जो टक्कर दे रहे हैं चीन, और आप सीरिया की बात करें, ईरान की बात करें, ईरान तो खुल के मैदान में है सामने। तो यहाँ पर अमेरिका ने भी अपनी कूटनीति में बदलाव लाए, और जिसके कारण अब उन्होंने अपने ट्रूप को विड्रॉ करने का निर्णय ले लिया, और यहाँ पर उसका क्या असर होगा, उसका सीधा जो बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं समझ रखता हूँ, उसमें हमें हिंदुस्तान को बदलाव लाना पड़ेगा, अभी हमें इंगेज करना पड़ेगा। देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि वार्ता के दरवाजे हर किसी के साथ आप संवाद करते रहिए, अगर तालिबान को भी इंगेज करना पड़े, उनसे बात करनी पड़े, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो दोहा शांति वार्ता हुई, वहां पर हमारा जो हिंदुस्तान का रुख था बिल्कुल साफ था कि अफगानिस्तान का एक आम आदमी, उसका जो हित है उसको बिल्कुल मद्देनजर रखना पड़ेगा, उसके हित को उसको संज्ञान में लेना पड़ेगा, और उसका ऐसा ना हो कि उसका अनदेखा हो जाए। तो यहाँ पर ये सारी बातें जब हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया है, दोहा में जिस तरह से अमेरिका और अफगानिस्तान के लोगों की बीच बातचीत हुई थी, और उस बातचीत का नतीजा ये हुआ कि आपस में करार हुआ, समझौता हुआ, और अब आखिरकार सितंबर 2021 में अमेरिका समेत नेटो जो देश हैं, उनकी तमाम देशों की फौज जो है अफगानिस्तान को छोड़कर चली जाएंगी। बखी साहब, दोबारा मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से विपिन शर्मा जी ने माना कि हमें अपनी कूटनीति में, सामरिक रिश्तों में अफगानिस्तान को लेकर थोड़ा बहुत लचीलापन अब लाना चाहिए, ये वक्त की मांग है, ये वक्त का तकाजा है। बखी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सीधे तौर पर, हमारे एक्सपर्ट्स की जो खबरें आ रही हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की जो राय है या उनका जो अवलोकन है, वो ये है कि अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर तालिबानियों को कब्जा हो चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द राजधानी काबुल पर भी तालिबानी कब्जा कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भारत को कैसे सचेत रहने की जरूरत है, किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है? विपिन शर्मा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। भारत के रवैये में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, ये भी एक गुड डिप्लोमेसी का एक अंग है, क्यों नहीं। अगर आप देखते हैं कि तालिबान अब वहां पे
कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो आपके पास कोई चारा नहीं है। हमने कोई ये नहीं कहा हुआ कि अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होगी तो हम उससे बोलचाल नहीं रखेंगे। हम सारी दुनिया से बोलचाल रख रहे हैं। अगर तालिबान आएगा तो तालिबान के साथ भी करना पड़ेगा। हाँ, तालिबान जो आ रहा है तो उसने तो पूरा का पूरा अधिकार जमाना है, सारे मिलिट्री बेसिस को कैप्चर करेगा। बगराम एयरफील्ड के बाहर बैठा हुआ है, तो एग्जैक्टली वो अब करेगा। इस समय भारत की अपनी नीति को बदल के ऐसे अब सुनने में आया है, मैंने कोई फोटो नहीं देखी है, बस कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं तो वहां में जाके तालिबान से मीटिंग करके आए हैं, ये भी हमने सुना है। तो अब उसमें कितनी सच्चाई नहीं है, उसको ओपनली डिक्लेयर नहीं किया गया। पर क्वेश्चन ये है, अगर करते हैं तो हमें अचंभा नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके करने से इस एरिया में स्टेबिलिटी आती है और तालिबान गवर्नमेंट बनाने की क्षमता रखता है, तो क्यों नहीं तालिबान गवर्नमेंट बनाएगा? क्योंकि तालिबान को तो वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया हुआ है, लोग उससे बात कर चुके हैं। अमेरिका ने तो तालिबान को बनाया था, तालिबान ने ही तो रशिया को बाहर फेंकने में मदद करी है जिसको बनाई है। तो क्वेश्चन ये है कि अब आप जो बनाया है, जिसको आपने फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट किया है, अब वो फ्रैंकेस्टाइन रहता है कि गौतम बुद्ध बन जाता है, ये तो पता नहीं। पर क्वेश्चन ये है कि अब अगर वो तालिबान वहां पे कंट्रोल में आता है तो भारत को पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत स्टेबिलिटी लाना चाहता है। वो चाहता है कि वहां पे चाइना ना अंदर घुसे, रशिया को छोड़ो, पाकिस्तान ना अंदर घुसे, बेसिकली टर्की ना अंदर घुसे। ये तीनों कंट्रीज अंदर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। विपिन शर्मा जी, आप भी दोनों मेहमान बने रहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। और आज राष्ट्र धर्म में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबानी लौट रहे हैं, और अगर तालिबानी दोबारा से सत्ता पर काबिज होते हैं तो भारत जैसे देशों के लिए कितनी दिक्कतें पेश आएंगी। क्योंकि भारत हमारा जो है, हम अफगानिस्तान के पड़ोसी देश भी हैं, और ये जानते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो है सार्क के भी हिस्से हैं हमारे साथ। इसी मसले को समझने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विपिन शर्मा जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ब्रेक से जाने से पहले सर आपके पास था प्रफुल्ल बख्शी साहब, और आप बता रहे थे, जिस तरह से एग्री भी कर रहे थे विपिन शर्मा की बातों से। मैं आपके पास दोबारा इस सवाल के साथ आना चाहूंगा बख्शी साहब, कि जिस तरह से साल 2001 से 1996 तक, यानी कि 1996 से 2001 के बीच में अफगानिस्तान में एक तरह से तालिबान ने हुकूमत चलाई, और तालिबानियों की इस हुकूमत को न केवल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, बल्कि सऊदी अरब और यूएई ने भी अफगानिस्तान में उस वक्त की हुकूमत को एक्नॉलेज किया, रिकॉग्नाइज किया। तो क्या ऐसा माना जाना चाहिए, क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि दोबारा अगर सत्ता पर काबिज होते हैं तालिबानी तो ये फहरिस्त बढ़ जाएगी 3 देशों से आगे? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर तालिबान आता है, अपना मॉडल पेश करता है सामने, और यही नहीं, अगर वो तैयार हो जाता है इलेक्शन के लिए, तो भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वो कह सकता है, ठीक है, अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो हम अपने लोग भेजते हैं, आपके इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कराएंगे, और वो हो सकता है। पर इसमें हमारे को अपनी पूरी नीति कायम, पूरी ठोस बनानी पड़ेगी कि तालिबान के साथ अगर आपको समझौता करना है तो ओपनली करिए, इसमें कोई छुपने की बात नहीं। जैसे इजराइल से छुप छुप के हम लोग मिलते रहे सालों, वो नहीं होना चाहिए। अगर तालिबान आया है, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एज अ होल भारत की नीति होनी चाहिए। हेल्प करें इलेक्शंस के लिए, हमने उनके लिए बहुत जगह पे हेल्प की। तालिबान को कहिए कि आपके सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने में हमने काफी मदद करी है, वो हम मदद जारी रखना चाहते हैं। अगर जारी रखेंगे और तालिबान को ये भी बता दें कि आपके फौजियों की ट्रेनिंग हम कराते रहे हैं, अगर फौज आपके अंडर है तो हम उनकी ट्रेनिंग भी जारी रखेंगे। तो ये सारा का सारा अब हमको ये डिसाइड करना होगा। अब ये हमें ये नहीं देखना होगा कि अमेरिका क्या बोलेगा, और चाइना तो चाहता ही नहीं है कि वहां स्टेबिलिटी हो, क्योंकि जितनी इनस्टेबल सिचुएशन वहां होगी, चाइना का दखल अंदाजी उतना आसान हो जाएगा। तो चाइना तो चाहता है कि वहां पे मारामारी चलती रहे, और वो घुसने की कोशिश करेगा पाकिस्तान को मिला के।
तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो तालिबान के साथ 1 to 1 अपना डायलॉग जारी रखना है, और हम उनको अगर रिजेक्ट करते हैं तो ओपनली करें, एक्सेप्ट करते हैं तो ओपनली करें। अब अंडर द रैप्स नहीं रहना चाहिए, उसमें क्या होगा, हमारे को ही भारी पड़ेगा सारा गेम। जी जी, और सब सही कहा दुनिया आपने। में भी हमारी इमेज मैं आपके बढ़ेगी। पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि जिस तरह से चाहे बात हम हामिद करजई के कार्यकाल की करें, चाहे हम मौजूदा अशरफ गनी के कार्यकाल की बात करें, भारत के साथ अफगानिस्तान के इन राष्ट्रपतियों के बहुत ही मैत्रीपूर्ण, बहुत ही बेहतर संबंध रहे थे, और भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश किया हुआ है, जग जाहिर है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर तालिबान सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, दोबारा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बना लेते हैं या गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं, तो भारत का जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हुआ है, जो भारत ने निवेश किया है बहुत बड़े पैमाने पर, लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों डॉलर्स का, उसका क्या होगा सीधा तौर पे? और आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है कि पहले नेपाल का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। नेपाल के साथ क्या हुआ, इतने वर्षों से नेपाल हिंदुस्तान को अपना बड़ा भाई मानता था, और वहां पर क्या करा, जो एक डेट ट्रैप पॉलिसी है चीन की, सॉफ्ट लोन देकर छोटे मुल्कों को अपनी तरफ खींच लेता है चीन, और प्रलोभन देके। केपी शर्मा ओली की सरकार भी आपने देखा कि कैसे उनको प्रलोभन देकर, और आज चीन पे नेपाल में पूरा अतिक्रमण हो रखा है चीन का, और अब श्रीलंका की बारी है। तो यहाँ पर इतने वर्षों से हिंदुस्तान को बड़ा भाई मानता था, अपना मित्र था, और वो क्या इस समय अंजाम हुआ है, वहां का युवा आक्रोशित है। वही हाल अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, वो भी अछूता नहीं है। यहाँ पर हमने जो निवेश करा है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, कई करोड़ रुपए की, अरबों रुपए की, और यहाँ पर वो तो देखिए अंदेशा है ही, जिस तरह से जो आप कहते हैं हम लोग चीन पे भरोसा नहीं जता सकते कभी भी, और पाकिस्तान पे नहीं हम भरोसा कर सकते, उसी तरह से वही हाथ तालिबानियों का है। तालिबानियों पे तो कई, आप पूरे विश्व की बात करें, वो भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, लेकिन हमारे को कूटनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। ये कहना कि हम उनको एंगेज ना करें, अपनी एक क्लोज डोर पॉलिसी रखें, तो उससे काम नहीं चलने वाला। वक्त बदल चुका है, और खासतौर पर हमने कोरोना के बाद देखा ये कि कैसे, ये बहुत अहम बात है। देखिए, जो मैं इस चर्चा में बोलना चाहता हूं कि टाइमिंग की बात देखिए। एक तरफ कोरोना का संक्रमण दिया, जब उनके वुहान शहर से ये वायरस निकला, कोरोना वायरस, वहां पर चीन ने पहले संक्रमण दिया, और उसके बाद टाइमिंग देखिए, LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो थोड़े समय के लिए स्थगित करनी पड़ी, जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग थी, जो ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और हिंदुस्तानी सेना करती है कोरोना करके। हमारी बाकी हिंदुस्तानी फौज पूरी मुस्तैद है, एक किसी तरह की लापरवाही की संभावना ही नहीं है, लेकिन वहां पर कोरोना करके, लेकिन वहां पर देखिए ये दुश्मन मुल्क, वहां पर भी बात नहीं आया, वहां पर भी अतिक्रमण शुरू कर दिया। वो अलग बात है, हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इन चीनियों को खदेड़ दिया पीछे। और यहाँ पर लेकिन ये समझना पड़ेगा, इन पे भरोसा नहीं कर सकते, ना तालिबानियों पे, ना चीनियों पे। लेकिन 100 बातों की एक बात कि हमारे को सर्वप्रथम इस बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हमारा सबसे बड़े दुश्मन जो है चाइना, नंबर 1 दुश्मन, और उसके बाद पाकिस्तान। तो इनको मद्देनजर रखते हुए हमारी विदेशी कूटनीति होनी चाहिए, और इसीलिए इससे पहले कि वो पाकिस्तान उस बात का फायदा उठाए, चीन उठाए कि हमने तालिबान के साथ बिल्कुल क्लोज डोर पॉलिसी रखी हुई है, हम लोग कोई बात नहीं करते, या आपस सिर्फ एक तरफा बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो सिर्फ अफगानिस्तान का राग अलापेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। हमारे को ये समझना पड़ेगा, उनको जताना पड़ेगा कि हम लोग भी चाहते हैं अफगानियों का। हमारी विदेश जो नीति है, हमारी जो कूटनीति है, जो हमारे सामरिक संबंध हैं, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनमें पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की दखलंदाजी कितनी है। बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है, सबको ये बात पता है कि भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई हैं, शैक्षिक संस्थान बनाए हैं, और बहुत तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, बहुत तरह की अपनी योजनाएं थी भारत की। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर तालिबानी सत्ता पर काबिज होते हैं तो ये जो परियोजनाएं हैं इन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, तालिबान ने ऑलरेडी अप्रोच किया इंडियन गवर्नमेंट को कि वो पीस चाहते हैं और प्रॉस्पेरिटी विद इंडिया चाहते हैं। उन्होंने बोल दिया है, अगर वो उन्होंने ये भी कह दिया हम कश्मीर में दखलंदाज नहीं करना चाहते। अब देखिए, अगर जो ओपनली ऐसे बोल रहे हैं तो उनके साथ मिलकर वार्तालाप करके बात को पक्का करिए कि क्या बात है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि भरोसा हम नहीं कर सकते, जैसे विपिन साहब कह रहे हैं, भरोसा हम किसी पे नहीं कर सकते। आप देखिए, वही अमेरिका है जो 7th फ्लीट लेके आ गया था, 2277 जहाज लेके आया था, और मैंने उसको देखा था बे ऑफ बंगाल में। मैं उस टाइम ईस्ट में फ्लाई कर रहा था। वो तो हो सकता है आज का सत्ता बदल गई है, वही अमेरिका हमारा दोस्त बन रहा है। बात कब बदलती है
विदेशी नीति में कब बदलाव आता है ये नहीं पता। जो सबसे खूंखार जानवर आपके हाथ से खाना खा सकता है ये भी नहीं पता। आपको इस समय अपना खेल सोच समझ के चलना होगा और ये ध्यान रखना होगा जो आप कह रहे हैं हमने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं वहां पर। आप एक ही चाल में उसको रद्द कर सकते हैं और अगर आप बचाव कर सकते हैं तो आप ऐसा चाल सकते हैं कि बात जब सांप भी मर जाए लाठी में ना टूटे, वो बिल्कुल हो सकता है। देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट इन दिस। ये सारी कुछ चीजें ट्राई करने से पता चलेंगी, कूटनीति से पता चलेगी। इस समय हमारे जो कूटनीतिज्ञ हैं, अगर आप दोहा में जाकर उनसे मिलते हैं तो क्यों मिले, कोई बात होगी जो मिले। उसके बाद कोई रीजन है कि तालिबान ने स्टेटमेंट बनाई है इंडिया के लिए, तो इसमें जरूर कुछ सच है। तो अब हमको दोनों साइड को देख के नाप तोल के आगे बढ़ना है। अब हमें दोनों साइड्स को देखकर नाप तोल कर आगे बढ़ना है, ये कहना है प्रफुल्ल बख्शी साहब का। और बिल्कुल ये बात सही है आपकी बख्शी साहब। लेकिन विपिन शर्मा जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये माना जाता है और इस बात की पूरी दुनिया भर में एक्सेप्टेंस है कि 89 के बाद जब पहली बार पाकिस्तान के जरिए तालिबानियों को उकसाया जा रहा था अफगानिस्तान में खासतौर पर, और तालिबानी एक तरह से इजाद हो रहे थे अफगानिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान ने निभाया था। तो क्या ऐसा अंदेशा जताया जा सकता है, क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर तालिबानी वापस सत्ता में लौटते हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत पर बैठते हैं, तो तालिबानियों का टिल्ट जो है अब पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रह सकता है बनिस्बत सारे देशों के मुकाबले? निश्चित बात है, इस संभावना को हम लोग नकार नहीं सकते जी। और यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर तालिबान जैसे हम बोलते हैं कि तालिबान सत्ता पे काबिज हो जाए, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर एक बात तो निश्चित है, जो चीन में हाल है, चीन में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तो वही हाल अफगानिस्तान का होने वाला है। ये दो बातें मैं बोलना चाहता हूँ, बड़े बिटर सच्चाई है, बड़ी कड़वा लगेगा। ये सच्चाई ऐसी है कि एक तो लोकतंत्र का गला घुट जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा वहां पर, तो हम बोलेंगे कि एक सरकार बनेगी, वो सरकार कैसी होगी वो तो वक्त ही बताएगा। दूसरी बात ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बार बार बात बताई जा रही है कि तालिबान को लेकर, देखिए तालिबान की अपनी एक अलग वो अलग पैमाने पे काम करते हैं, अलग उनका अंदाज है। तो वहां पर वो ये समझना किसी बात का, वो जो हाल ईरान का है वही उसी पदचिन्हों पे ये अब तालिबान भी चलेंगे। और ये बात आप इस बात का भी हमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि हम तो सिर्फ काबुल की बात कर रहे हैं। जैसे अब उन्होंने, अमेरिका ने बोला कि आप एक इलाका आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर तालिबान के साथ जब शांति की बात हुई और आपस में ये पीस ब्रोकर कर रहे थे, लेकिन वहां पर अभी इस समय अधिकतर इलाका इनके कब्जे में है तालिबान के। तो ये देखिए, ये तो जग जाएगा यहाँ पर, बात से हम अनजान कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो है, लेकिन हम क्योंकि जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो हमारा निवेश हुआ है इतने सालों से अफगानिस्तान के साथ, हमारे जो अच्छे मधुर संबंध रहे हैं, उसका क्या होगा। देखिए, जो निवेश अपनी तरफ है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का रुख ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये संदेश जाना चाहिए कि हम लोग शांति के लिए हैं और हम ये नहीं हम कर सकते पहले के मुकाबले। पहले जैसे होता था कि हम लोग खुल के समर्थन नहीं करते थे ताइवान का, तिब्बत का, हांगकांग का, जिनजियांग का। तो अब वो वक्त है कि हमें खुल के, अब हमें समर्थन देना भी पड़ेगा, हमें जताना पड़ेगा। अब जैसे इजराइल है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, इजराइल ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, लेकिन जब इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग हुई, अभी हमने देखा कि क्या उसका अंजाम हुआ, तो वहां पर हिंदुस्तान का रुख अलग था, जबकि खुल के हिंदुस्तान को समर्थन देना चाहिए था। तो वो उसमें क्या रहा, क्या सोच रही, वो एक अलग मुद्दा है जिसपे अलग हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहरहाल हिंदुस्तान की, विपिन शर्मा जी और प्रफुल्ल बख्शी साहब, दोनों आप मेहमान बने रहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म, और राष्ट्रधर्म में आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ जाने माने पत्रकार विपिन शर्मा जी मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा। बार बार हम लोग भी बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बहस का इशू इस वक्त बना हुआ है कि तालिबानी काबिज हो जाएंगे, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज जो है वापस जा रही है। लेकिन ये बात तो हुई तालिबानियों की और अफगानिस्तान की सरकार की, या तालिबान और अमेरिका के बीच की। लेकिन अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, उनको जो 20 साल में नुकसान हुआ है या उन्होंने जो झेला है, और जिस तरह से विपिन शर्मा जी ने बताया भी, लोकतंत्र का गला एक तरह से
घोंट दिया जा रहा है वहां पे या खत्म हो जाएगा वहां पर लोकतंत्र, तो अमेरिका का वो वादा कहाँ गया कि 20 साल की जो लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी गई, 20 साल का एक बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान किया गया, लेकिन अमेरिका ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के नागरिकों को, अफगानिस्तान के लोगों को छोड़कर दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? प्रफुल्ल बख्शी साहब, देखिए अमेरिका की ये अगर आप हिस्ट्री देखें तो यही है, कोरिया से भी ऐसे भागा, वियतनाम से भी हार के भागा, अफगानिस्तान, इराक में क्या किया, कोई क्या हासिल किया? कुछ नहीं। क्वेश्चन ये है, हाँ अमेरिका के पैसे बहुत बने, 2.2 बिलियन डॉलर्स की कमाई अमेरिका ने करी इराक की लड़ाई के बाद, अपने आर्म्स बेचे, और यहां पे होने के बाद में उसने जिस तरीके से अपने आर्मामेंट की उसकी जो होड़ लगी, जितने उसके मार्केट इंक्रीज हुई, वो अभी तक सिपरी ने भी नहीं उसका रिकॉर्ड पूरा निकाला है, उसके ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है, वो भी नहीं चाहते कि पूरा का पूरा उसका खुलासा हो। बेसिकली अमेरिका को बहुत फायदा होता है इसमें, और उसके लोगों को फ्री ट्रेनिंग मिलती है, बहुत कुछ होता है, बट क्वेश्चन ये उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर नाकामयाब रही तो क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को? अमेरिका को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका जो है वो कड़वा घूंट पी के रह जाता है, और उसको पता है कि 20 साल हो गए वो अफगानिस्तान में रहा, कुछ हासिल नहीं किया उसने, बल्कि अपने 4,500 लोग खोए, जान से खोए, 2,500 बोलता है एक्चुअल फिगर। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बड़ा सवाल यही है यहाँ पर, 9/11 के हमले का इल्जाम लगाया गया तालिबानियों के ऊपर, उसके बाद में अफगानिस्तान पर 20 साल की लंबी जंग थोपी गई, और फिर उन्हीं तालिबानियों से कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होती है, और फिर उन्हीं तालिबानियों के हवाले देश को छोड़ दिया जाता है। यानी क्या तालिबानियों की वो बात सच साबित हो गई जब उन्होंने कहा था 2001 में कि ये जंग भले ही आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके खत्म करने की इजाजत आपको हमसे लेनी होगी? बिल्कुल यही बात है, तालिबान जो वही बात हुई, जो जंग के हम खत्म करेंगे वो है, उसमें दो राय नहीं है। जो सबको पता था, हमें भी पता था, बल्कि जब अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हो रही थी तो फ्रेंच प्रेसिडेंट और इराक की लड़ाई में कितना उसने अपोजिशन की थी अमेरिकन की, लोगों ने अपोज किया था, यूनाइटेड नेशन ने अपोज किया था। तो क्वेश्चन ये है, अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाने के लिए जो टेढ़ी मेढ़ी है अमेरिका ने चला के कुछ हासिल नहीं किया। तालिबान जो है अपना जो स्थिति जो है वो मौजूद है, वो जो सबके सामने है। अगर वो हार्डकोर इस्लामिक नेशन है ईरान की तरह तो है, उस ईरान के साथ आपके संबंध है, तो तालिबान के साथ क्यों नहीं संबंध होंगे? चाइना के साथ संबंध रह गए हैं तो इसके साथ भी संबंध होंगे। मेरे को तो कोई अजीब बात नहीं लगती। अगर तालिबान अपनी डिप्लोमेटिक गेम खेलता है तो खेलेगा, तो इसमें हमें कोई अपनी छवि कोई खराब नहीं होगी, हमें कोई फिक्र नहीं करनी। हमको अपनी नीति को तगड़ी करना है, और ये नहीं कि रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद हाउंड्स, ना घर के ना घाट के, ये हमारी को पॉलिसी नहीं रखनी पड़ेगी। हमें अपनी पक्की पॉलिसी रखनी पड़ेगी। और इस समय शांति किस तरीके से आ सकती है, तालिबान को ये बात में मजबूर करना पड़ेगा, चाहे वार्तालाप करके, डायलॉग करके, कैसे भी, कि इस एरिया में शांति हो, ताकि चाइना ना घुसे, क्योंकि चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पूरे इलाके में, इस पूरे क्षेत्र में शांति कैसे बहाली की जाए, इस बात के लिए भी तालिबानियों को मजबूर किया जाना चाहिए, और किया जाएगा आने वाले वक्त में भारत की तरफ से। भारत की नीति साफ तौर पर मजबूत है, इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में विपिन शर्मा जी आपके पास दोबारा आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटता रहता है, अमेरिका सुपर पावर होने का दंभ भरता रहता है पूरी दुनिया में, लेकिन अफगानिस्तान जैसे छोटे मुल्क के सामने और एक समूह के सामने जिस तरह से हथियार डालकर आज अफगानिस्तान के लोगों को उनके रहमो करम पर छोड़कर एक तरह से अमेरिका वहां से भागता हुआ नजर आ रहा है, यह अपने आप में क्या दिखाता है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी, और लड़ाई को शुरू भी उन्होंने किया था 2001 में 9/11 के हमले के बाद। उसके बाद में अमेरिका के बहुत ही काबिल राष्ट्रपति, 10 साल का कार्यकाल यानी कि उनका था बराक ओबामा का, उनका कार्यकाल रहा, तब भी लड़ाई जारी रही, कहीं कोई कमी नहीं आई। उसके बाद में 5 साल जो है डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल भी इन्हीं अफगानिस्तान के लोगों ने झेला, क्योंकि तालिबानियों से अमेरिका की लड़ाई थी, लेकिन अफगानिस्तान के आम नागरिकों की या लोगों की लड़ाई मेरे ख्याल है ना तालिबानियों से थी ना अमेरिका से थी। वो तो अपने घरों में रहना चाह रहे थे, लेकिन उनका भी बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। और अब जो बाइडेन जो है मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति है, लेकिन उनसे भी कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दी। शायद इसीलिए अब वापस अमेरिका और नाटो जो देश हैं, उनकी तमाम जो सेनाएं हैं, वो सितंबर 2021 में अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ देंगी। तो देखने वाली बात यही होगी कि इतने
बड़े मुल्क का ऐसे समूह के सामने हथियार डालना, ये क्या संदेश देता है? पुरानी कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जो आज जो दिन देखना पड़ा है अमेरिका को, वो उनकी खुद की किए का है नतीजा, कि यहाँ पर आप इसको जुटला नहीं सकते। अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संदर्भ में मैं उदाहरण दूं कि यहाँ पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो विश्व के सबसे ताकतवर नेता जिनको माना जाता है, व्यक्ति माना जाता है, वो जब हिंदुस्तान से बात करते थे तो अलग बात करते थे, राग अलापते थे। जब पाकिस्तान के वहां जाते थे या उनसे मुलाकात करते थे उनके वजीर आजम से, तो वहां सुर बदल जाते थे। तो यहाँ ये बड़ी विचित्र इनकी विदेश नीति, कूटनीति थी अमेरिका की, और हमेशा से रही है। तो आप ये कहना, और हमेशा से, और ये देखिए, इसको भी बात को आप नकार नहीं सकते, आग में घी डालने का भी काम करा है कई मुल्कों के संदर्भ में अमेरिका ने। और आप देखें अमेरिका की अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के पास कितनी बड़ी चुनौतियां थी, जिसके कारण उनको मजबूरन ये कदम उठाने पड़े कि विड्रॉ करने पड़े सारे ट्रूप्स को, वहां से हटाना पड़ा। और क्या हुआ, पहले अमेरिका चीन के साथ ट्रेड वॉर जो तनातनी चलती रही इतने समय तक, कि आपस में दोनों में एक ऐसी असमंजस की स्थिति आ गई जिसके कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी से बिखर गई। और उसके बाद आप खुद के अंदर मामले इनके, कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति आते हैं, प्रेसिडेंशियल स्पीचेस होती है, बड़े बड़े वादे करे जाते हैं अपने चुनावी भाषणों में, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो तो जनता पूछेगी, जवाब मांगती है इनसे आजकल। और कोरोना के बाद आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह चुनाव हारे, उसके पीछे बहुत बड़ा जो मुद्दा उभर के आया कि वो जो कोविड मिसमैनेजमेंट, तो कोरोना को लेकर जो वो स्थिति संभाल नहीं पाए, उसके कारण हार गए वो, और चुनौतियों का भरमार है इस समय अमेरिका में। और उसके बाद आप देखें कि इस समय बहुत बड़ा खतरा जो थ्रेट सामने जो बना के बैठे हैं, चीन तो है ही, उसके बाद ईरान खुल के अमेरिका का विरोध करता है, सीरिया है, तुर्की है। तो यहाँ पर ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए, और जो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है, जो क्षति मिली है अमेरिका के, तो वो मद्देनजर उन्होंने ये कदम उठाना बहुत मजबूर हो गए थे। तो उनके पास कोई और विकल्प था नहीं। यहाँ पर इस समय अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें, जो सबसे बड़े चुनौतियां जो आगे पेश कर रहे हैं, जो मुद्दे हम बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, काउंटरफेट करेंसी की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का, कि पहले आपने देखा कि ईरान पे कैसे सैंक्शंस लगे थे, और वो अब कितने बड़े मुद्दे हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ मुद्दे जो सबके साथ साझे हैं, मतलब सबके साथ कॉमन है, वो वहां पर कम से कम एक सुर में स्वर मिलाना चाहिए। लेकिन यहां पर भी हम देखते हैं कि कई मुल्कों की नीतियां अलग बदल जाती है। एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब बियारेट्स में G7 की समिट हुई थी और वार्ता हुई, वहां पर साइडलाइंस पे जाके अमेरिका के राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बात करी कश्मीर को लेकर मुद्दे को। तो जब हिंदुस्तान ने बिल्कुल रुख साफ कर दिया था कि द्विपक्षीय मामला है, कश्मीर तो हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा, तो आप कृपा करके इससे दूर रहें। तो वहां पर क्या जरूरत थी उनको, जब लाहौर पैक्ट है, शिमला एग्रीमेंट है, सब कुछ था, उसमें कश्मीर का मुद्दा उठाने की आवश्यकता थी नहीं। पहले अपने खुद के मुद्दे, अंदरूनी मुद्दे देखें कि क्या इनको चुनौतियां वहां पर सामना करना पड़ रहा है। अब बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अमेरिका का तो देखिए उपास होगा ही होगा, मजाक हुआ ही है कि इतने वर्षों से करा क्या, और घूम फिर के वही बात है। आज तालिबान के आज वो नौबत आ गई है कि तालिबान सत्ता पे काबिज होने की कगार पे आ गया है। लेकिन अभी इस समय कम से कम देखिए कि हमारे संयुक्त राष्ट्र है, ऐसी संस्थानें जो हैं, उनसे ये अपेक्षा करी जा रही है कि ये लोग कुछ सकारात्मक कदम उठाएं और कुछ हस्तक्षेप करके कि जितने बड़े मुल्क हैं उनको लेके आए। लेकिन ये भी कहीं की समझ नहीं है। एक बात मैं बोल के विराम दूंगा अपनी वाणी को, कि ये जो अमेरिका ने एक सुझाव दिया है कि चीन, हिंदुस्तान, और उधर से आपने बात करी हिंदुस्तान की, चीन की, पाकिस्तान की, रशिया की, ये लोग आके एक शांति के इस वार्ता में बीच में बैठे। तो ये जो मुल्कों का चयन करा है अमेरिका ने, जो सुझाव दिया, ये चयन जो करा है, वो समझ के परे है कि ऐसे क्या उन्होंने करा है। ये तो एक तरफा बात करने वाले हैं, हिंदुस्तान को छोड़कर ये तो एक तरफा बात करेंगे। और यहाँ पर अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो भी दुनिया से अलग नहीं है। दुनिया सब जानती है, जग जाहिर है कि उसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अभी जैसे प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बोला, मैं बिल्कुल 100% इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वहां पर अगर चीन आ जाता है, वहां पर अतिक्रमण, चीन अपना कब्जा जमा लेता है, तो वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो वहां ऐसी नौबत ना आए, तो इसलिए हमारे को एंगेज भी करना पड़ेगा। और तालिबान को भी बीच में उनके साथ, ये नहीं बोला कि हम दोस्ती का हाथ मिला रहे हैं। ऑलरेडी बताई थी ये बातें। हमारा एंगेजमेंट तो ऑलरेडी है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की चाहे हामिद करजई की सरकार की बात हो, चाहे मौजूदा सरकार की बात हो, अशरफ गनी सरकार की बात हो। बख्शी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक जमाना था जब नजीबुल्लाह जैसे राष्ट्रपति को भी मारकर लटका दिया गया था इसी अफगानिस्तान में। तो क्या
अब जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उनके साथ में क्या कुछ हो सकता है? उनके साथ में तालिबान के जो संबंध हैं उनमें कैसे तब्दीली आ सकती है? क्या बदलाव देखा जा सकता है? क्या सुधार की तरफ भी कोई कदम बढ़ाया जा सकता है? वार्तालाप शुरू हो गई है। अशरफ गनी साहब को पता है कि इस समय पानी कितना भर गया है, कहां तक वो पानी के अंदर हैं, तो ये सब है। अशरफ गनी साहब चाहेंगे और वो किसी तरीके से समझौता करें और प्रॉब्ली एक गठबंधन बनेगा या समझौता बनेगा एक किस्म से। अब वो उन्होंने उनका गनी साहब को पता चल गया है कि फौजी टकराव अब नहीं कर सकते। सारी की सारी फौज नहीं रेडी है तालिबान से, क्योंकि तालिबान में उनके रिश्तेदार हैं, सब बैठे हुए हैं, वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो उनको तो गीता का उपदेश देने से भी काम नहीं चलेगा। इस समय बात बिल्कुल सही की है कि इस समय गनी साहब को अपना, जिसको कहते हैं कि ऐसा चाल चलेंगे कि टेढ़ी उंगली से घी निकलता है तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, पर निकालेंगे जरूर। पर क्वेश्चन ये है, इस समय वो भारत की तरफ देख रहे हैं और कंट्रीज भारत की तरफ देख रही हैं। भारत को कुछ लीड लेनी चाहिए कि पीस लविंग कंट्रीज को लेके, अशरफ गनी के साथ मिलकर तालिबान को लेके एक अच्छा सेमिनार, जिसको कहते हैं एक लंबा चौड़ी मीटिंग करें और उसके बाद में ओपन डोर पॉलिसी करें, उनकी डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाएं, ब्लूप्रिंट्स दें, ताकि तालिबान का हाथ और स्ट्रांग हो। उनकी ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे सिस्टम, जो भी हो सकता है जैसे मदद कर सकते हैं करें, बख्शी साहब, ताकि सही आपने तालिबान को पता चल जाए। अफगानिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, इनको दुरुस्त करने में भारत बहुत बड़ी भूमिका पहले भी निभाता रहा है और अभी भी निभा सकता है, इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, विपिन शर्मा जी ने भी जिक्र किया था संयुक्त राष्ट्र का। दुनिया भर में बहुत सारे संगठन मौजूद हैं। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के जरिए पूरी दुनिया एक तरह से चलाई जाती है। यूरोपीय यूनियन यहां पर मौजूद है। चलो, नाटो का हम इसलिए जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि नाटो के देशों ने तो अफगानिस्तान में ये सारी जो तबाही मचाई ही थी। लेकिन हमारे सामने मौजूद हैं यूनाइटेड नेशन मौजूद है, हमारे साथ यूरोपीय यूनियन मौजूद है, हमारे सामने आसियान जैसे एक बड़ा संगठन मौजूद है और हमारे साथ ओपेक जैसे बहुत बड़े बड़े संगठन मौजूद हैं। क्या किसी भी संगठन की इतनी हिमाकत नहीं या किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसमें दखलंदाजी करने की जरूरत है और सब कुछ हालात सही रहे, क्षेत्र में शांति रहे, इसके लिए कोई अपने लेवल पर पहल की जानी चाहिए? देखिए, ऐसा है, आपको मैं बता दूं कि जो साउथ चाइना सी में अभियान चल रहा है, उसके बाद में अमेरिका ने ये जो उसको डिक्लेयर किया है एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एरिया, और अब तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर किया है। भारत को कहा है आप पहल करें, इसमें भारत पहल कर सकता है और जितने एशिया पैसिफिक जोन कंट्रीज हैं उनको मेल मिला करें, अफगानिस्तान को इनवाइट करें कि आइए आपको इसमें शामिल करते हैं और ताकि आप भी अपना योगदान दें। ये एक ही तरीका है। और अपने अफगानिस्तान के लीडर्स को, अफगान लीडर, तालिबान लीडर्स को इंडिया में बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें, ये अलग है। पर जो मैं एशिया पैसिफिक जोन की, इंडो पैसिफिक जोन की बात कर रहा हूं, वो सारी एरिया के लिए बहुत अच्छी होगी। भारत इसमें पहल कर रहा है, भारत को कहा गया है, यही चांस है कि भारत पहल करे और इसमें कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान और जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए तो अफगानिस्तान को एक किस्म से स्टेटस मिल जाएगा, एक किस्म से उनका सिर ऊपर होगा कि हम मारे हुए देश नहीं है, हमको कोई हीनता की भावना से नहीं देखता, हमारे साथ लोग मिलना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। एक किस्म से अफगानिस्तान को ये हमें योगदान देना पड़ेगा, खासकर उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, उनके स्टूडेंट कम्युनिटी को, उनको बुलाकर ये जरूर हमें बताना पड़ेगा ताकि मैसेज वापस जा सके उनके अर्बन रूरल एरियाज में, किसानों को, ट्राइबल्स को, कि अब आपका समय बदल रहा है, भारत आपको शांति पूर्ण दिशा की तरफ ले जाना चाहता है। प्रोफेसर बख्शी साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। और विपिन शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इसी सवाल में से एक सवाल और निकलता है और वो ये है कि अगर तालिबान के और मौजूदा अफगानिस्तान सरकार के इतर हम अगर बातचीत करें तो अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में किस तरह से बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि भारत में बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के शरणार्थी रहते हैं। राजधानी दिल्ली में ही भी एक बहुत बड़ी तादाद अफगानिस्तान के शरणार्थियों की रहती है, हमें भी पता है। लेकिन यह है कि मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है, क्या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इसमें कुछ निभा सकते हैं भूमिका बहुत बड़ी? इस सवाल का जवाब हम आपसे ब्रेक के बाद लेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अफगानिस्तान में इस वक्त का जो दौर है वो पूरी तरह से उथल पुथल का मचा हुआ है। इस वक्त जो हालात हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि कभी भी सत्ता पर काबिज तालिबानी हो सकते हैं। और इसी मसले को समझने के लिए हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं, जाने माने देश के डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी मौजूद हैं। विपिन जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि क्या अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं, अगर तालिबान से इतर हम बात करें, अफगानिस्तान की जो मौजूदा जो सरकार है अशरफ गनी की, उससे अगर हम इतर बात करें, तो क्या मौजूदा हालात में तालिबान के काबिज होने से पहले अफगानिस्तान के लोग कोई बहुत बड़ी भूमिका भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर निभा सकते हैं? जी, ऐसा अगर हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या तालिबान उनकी बात को तवज्जो देंगे, एक आम आदमी की, एक आम अफगानी की? तो ये बातें, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोच सकते हैं। आशावादी होना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि क्या तालिबानियों की जो नहीं, मैं विपिन शर्मा जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं मैं आपको बीच में। मैं इसलिए ये बात जोर देते हुए कह रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया है हमने, भारत ने, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और अफगानिस्तान के लोग ये बात जानते हैं। अफगानिस्तान की जो लोग हैं बहुत मतलब इनडायरेक्ट वे में भी वो भारत का समर्थन करते रहे हैं पाकिस्तान के मुकाबले, अगर हम देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसका सीधा उदाहरण आप नेपाल को ले लीजिए। नेपाल में जब ये चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे केपी शर्मा ओली, तो उसके बाद क्या एक वहां का आम आदमी और युवा खास तौर पे वो आक्रोशित है कि ये क्या कर दिया है उनके प्रधानमंत्री ने। तो और जिसके कारण आज चीन ने पूरा अतिक्रमण वहां पर अपना बोलबाला जमा लिया है नेपाल में। तो यही बात आप यही समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की हित के लिए क्या बात है कि अगर तालिबानियों को भी समझ आए समय रहते कि यहाँ पर शांति बनाने में ही सबका हित होगा, और वो भी अगर एक स्थायी सरकार बनाना चाहते हैं, अगर वो सरकार बनती है और वो सत्ता पे काबिज होते हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा, वो कैसे होगा वो वक्त तय करेगा। या उस पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कुछ मुल्क आके दबाव बना पाएंगे, जिस तरह से ये गुट बनाने की बात चल रही है, अमेरिका ने जो सुझाव दिया है। बहरहाल, अगर हम हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बात करें तो कुछ चंद बातें मैं बोलना चाहता हूं कि जो इतने वर्षों से एक जो ट्रेंड रहा है कि सुपर पावर नेशन जो बोलते हैं, सुपर पावर कैसे बनता है कोई मुल्क, कि आप अमेरिका की बात करें, एक जमाने में यूएसएसआर हुआ करता था, तो वहां पर कैसे होते थे कि उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी, और वो कैसे दूसरे देशों के साथ वो कैसे कोई आपस में शांति कराने में उनकी क्या पहल होती थी, उसके बाद वो कैसे आके अलग अलग चीजों पे आप रिफॉर्म्स की बात करिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। ऐसे करके आप एक देश, एक आम देश से एक आप सुपर पावर बन जाते हैं। तो वही एक हिंदुस्तान के पास एक दौर था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 $1 हुआ करता था। आज हम लोग दोबारा उस दौर पे आ गए हैं कि जब हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा अवसर है, बशर्ते हम कुछ बातों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें कि हम लोग यहाँ पर ये देखें कि वो समय निकल गया जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस नहीं बना के रखते थे। अब चीन आज की डेट में इतनी बड़ी इकोनॉमी वो कैसे है? वो उसका कारण यह है विस्तारवाद की नीति अलग है। हिंदुस्तान तो शांति प्रिय मुल्क है और वही रहेगा, और हमारे को फक्र है अपने देश पर। लेकिन यहाँ पर चीन ने हमेशा इस बात को तवज्जो दी है कि जितना वो इंपोर्ट उतना ही करेंगे जितना वो एक्सपोर्ट करते हैं, आपस में सामंजस्य बैलेंस बना के चलेंगे। और यहाँ पर वो अपने चीनी सामान का वो ज्यादा उसको तवज्जो देते हैं कि वहां पर कितना एक्सपोर्ट होता है, मेड इन चाइना। तो यहाँ पर वो वक्त आ गया कि हिंदुस्तान को भी अपनी रणनीति में, कूटनीति में, सब में बदलाव लाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी सामंजस्य बिठाना पड़ेगा अगर आपने हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाना है। लाल किले की प्राचीर से जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनेगी, तो वो बहुत स्वागत योग्य बात करी, बहुत उसे देशवासियों का सर ऊंचा हुआ। और यहाँ पर ये देखना है कि हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना है उनको हम अमल करें। इससे अच्छा और सुनहरा मौका क्या होता है? मेक इन इंडिया की आप बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, और विदेशी निवेश आना चाहिए हिंदुस्तान में। और हम ये पंगा लेने का वक्त नहीं है कि हम लोग अपनी बाकी मुल्कों के साथ, चीन और पाकिस्तान काफी है हमारे लिए कि यहाँ पर जो चुनौती पेश करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे को देखना है कि कैसे हमारे संबंध बाकी मुल्कों के साथ अच्छे हों और व्यापार। और देखिए, इतने वर्षों से हम लोग व्यापार को तवज्जो देते आए, अब उत्पादन को तवज्जो देना है, मैन्युफैक्चरिंग को, ताकि यहाँ पर भी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, रोजगार भी उत्पन्न हो।
तो ये सारी बातें, और सबसे बड़ी बात, 100 बातों की एक बात मैं बोलना चाहूंगा, फेवरेबल, जो जिस तरह से कहते हैं प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को तवज्जो देते हैं, बोलते हैं कि आप फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, परसेप्शन अच्छी करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। आप हम लोग अब ये कहाँ की समझ है, हम लोग बात करें अपने ही मुल्क के बारे में। कुछ लोग जयचंद जब बोलते हैं नहीं हिंदुस्तान नहीं है, लिंचिस्तान बन गया है, रेपिस्तान बन गया है, तो ये देखिए, इन सब चीजों से आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश देते हैं? ये तो आपको फक्र होना चाहिए कि आप इस देश के वासी हैं और यहाँ पर आपने देश को आगे लेके जाना है। अगर कोई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में बोलना चाहूंगा, अगर कोई अल्पसंख्यक किसी पूरे विश्व में किसी मुल्क में महफूज है, सुरक्षित है, वो हमारे महान भारत देश में है, और ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो यहाँ पर यही भारत की पहचान है विपिन शर्मा जी, भारत विविधताओं का देश है, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है जी। और हमें इस बात का फख्र है और यही बात आगे लेके जानी चाहिए, और संबंध भी हमारे को मधुर करने पड़ेंगे बाकी मुल्कों से, और अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी में भी बदलाव लाना पड़ेगा। आप ये बोले कि हम फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, तो इससे काम नहीं चलने वाला, वक्त बदल गया है। विपिन शर्मा जी, लौटूंगा मैं आपके पास दोबारा। मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास जाना चाहूंगा। बख्शी साहब, हम अपनी चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं। हमने अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बातचीत की, हमने अफगानिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में बातचीत की। लगभग हम अगर मौजूदा सोशियोलॉजी का जिक्र करें, मौजूदा जो समाज शास्त्र बनता हुआ नजर आ रहा है हमें अफगानिस्तान में खास तौर पर, मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में सर आपसे पूछना चाहूंगा, आप बेहतर जानकार हैं और बेहतर बता पाने में सक्षम भी हैं सर। जिस तरह से अमेरिका ने एक लोकतंत्र की बहाली को कायम करने के लिए एक जंग की शुरुआत की थी 2001 में, लेकिन उसमें तो कामयाबी मिलती हुई अब नजर आती नहीं। क्या अमेरिका ने इन 20 सालों में अफगानिस्तान में कोई ऐसा काम भी किया था, कोई ऐसा स्कूल खोला था, कोई ऐसी कॉलेज, कोई ऐसा हॉस्पिटल, या कोई ऐसी लाइब्रेरी, या कोई ऐसी काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर खोला था जिसको याद किया जा सके, जिसको अफगानिस्तान के लोग याद कर सकें? क्योंकि अफगानिस्तान के नागरिकों ने और लोगों ने तो तोपों की, बमों की और बंदूकों की आवाजें मतलब इस कदर सुनी है कि वो तो आदी हो चुके हैं। क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों का दिल भी जीता था? ये बात तो एक है कि उनकी लड़ाई तालिबानियों के साथ थी, लेकिन अफगानिस्तान के जो आम नागरिक हैं, आम जो लोग हैं, क्या उनके दिलों में भी अमेरिका के जो फौजी हैं, सैनिक हैं, वो कोई जगह बनाने में कामयाब रहे इस बीच 20 सालों में? देखिए, पुराना एक शायर ने कहा था, जमाने का दस्तूर है ये पुराना, बनाकर मिटाना, मिटाकर बनाना। उन्होंने ही तालिबान को बनाया, उन्होंने ही तालिबान को मिटाने में लगे रहे। सारा का सारा टाइम बनाने में लग गया और मिटाने में लग गया। उन्होंने कोई ऐसी चीज हासिल नहीं करी। हाँ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोड वोड जो बनाई हैं, रेलवे लाइन लगाई होगी, वो बेसिकली उनकी नेटो की फोर्सेस और उनकी फोर्सेस को कोई प्रॉब्लम आए, बेसिकली उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की है, जैसे कि अंग्रेजों ने करी थी, जिसको कि हम कहते हैं कि उन्होंने हमारे को हिल स्टेशन बना के दिए और ये किया वो किया। इसी तरीके से अमेरिकन से शायद किया, जितना इंडियंस ने जाके वहां काम किया है। मैं इसलिए जानता हूं, दिल्ली में ही अफगान आते हैं, मैं जहां रहता हूं वहां इतने आए हैं, और अभी तक हमारे नाम, हमारे मदर ने उनको पनाह दी, वो अभी तक चिट्ठियां लिखते हैं वहां से B94 का नाम लिया जाता, हमारे घर का नंबर है। क्वेश्चन ये है, ये सोशल कॉन्टैक्ट्स और जो भारतीयों ने किए, और गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, और हमारे इतने सदियों से हमारे मर्चेंट्स वहां पे हैं, फ्रूट सेलर्स और कई चीजें हैं। जब मैं बता दूं, हमारे ग्रैंडफादर जब जिंदा थे और वो जो पॉलिटिकल ऑफिसर थे, फ्लैग मीटिंग अफगान के साथ करते थे, उन्होंने अफगानिस्तान कितने बार ट्रैवल किया। वहां पे वो कहते हैं कि जितना भारत के साथ में, हिंदुस्तानियों के साथ में उनकी दोस्ती है, वो सदियों से है, क्योंकि पहले हम एक ही लोग थे और सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह ही वो थे जिन्होंने 2 बार वो उसके अफगानिस्तान पे हुकूमत करी, और अच्छी हुकूमत करी, रिफॉर्म्स लेके आए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए, और कई रिफॉर्म्स लेके आए उन्होंने अफगानिस्तान में किया। तो मैं बात मान के चलता हूं, जितना भारत ने अफगानिस्तान के साथ योगदान दिया है, और 1971 वॉर में आपने कहा। विपिन शर्मा जी और प्रफुल्ल बख्शी साहब, दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त ANB न्यूज के लिए दिया। तो फिलहाल इस चर्चा में यही बात की, हम यही सब लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान में सरकार किसी की भी हो, लेकिन भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे, इस बात की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश किया है। तो फिलहाल राष्ट्रधर्म में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।